नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज के जो आप लोगों के सवाल जवाब हैं ये सीटेट ईवीएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं, तो हर एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक करिएगा और उत्तर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने स्कोर कितना किया। चलिए, अब पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ईरानियों एवं यूनानियों ने भारत देश को क्या कहा? दोस्तों, एक बात आपको बता दें, जो ईरानी थे और यूनानी, उन्होंने भारत देश को क्या कहा, इसका जवाब आप लोगों को देना है। भारत, हिंदुस्तान, इंडिया या आर्यव्रत। इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। अगर आप लोग कहानी सुनने में इंटरेस्टेड हैं तो 2 मिनट सुन सकते हैं, नहीं तो आगे के प्रश्नों को करने के लिए आप 2 से 2.5 मिनट का वीडियो बढ़ाकर सीधे उन प्रश्नों पर पहुंच सकते हैं। चलिए, इनके बारे में पहले दिलचस्प कहानी आपको बता देते हैं। हुआ ये था कि हमारे देश का नाम बदलने का इतिहास जो है काफ़ी दिलचस्प है। महाराज भरत जो थे, उन्होंने संपूर्ण भारत का विस्तार किया और उनके नाम पे ही इस देश का नाम भारत पड़ा, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मध्यकाल में जब तुर्क और यूनानी जो थे वो यहाँ पर आए तो उन्होंने सिंधु घाटी से इस देश में प्रवेश किया। इस तरह सिंधु का अपभ्रंश हिंदू हो गया। उन्होंने यहाँ के निवासियों को हिंदू कहा, हिंदुओं के देश को हिंदुस्तान नाम मिला। वैसे सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस भी था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस नदी के किनारे विकसित सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहलाई। सिंधु नदी का इंडस भारत आए विदेशियों ने रखा। जो सिंधु नदी का इंडस नाम था वो भारत आए विदेशियों ने रखा था। सिंधु सभ्यता के कारण भारत का पुराना नाम भी सिंधु था, लेकिन यूनानियों और इंडो या इंडस भी कहा जाता है। जब यह शब्द लैटिन भाषा में पहुंचा तो बदलकर इंडिया हो गया। तो जैसा आप लोग समझ पा रहे होंगे, जब अंग्रेज भारत में आए उस समय हमारे देश को हिंदुस्तान कहा जाता था। हालांकि यह शब्द बोलने में अंग्रेज़ों को काफ़ी तकलीफ होती थी, दिक्कत होती थी, जिससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि इसका पुराना नाम इंडस वैली भी इसको कहते थे। तो उन्होंने लैटिन भाषा में इंडिया उन्होंने कहना शुरू कर दिया, जो कि यह नाम बाद में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ और आज हम लोग भारत, हिंदुस्तान, इंडिया कई नामों से इसको जानते हैं। लेकिन जो इस प्रश्न का उत्तर होगा, कुछ लोगों को लगता होगा हिंदुस्तान है, लेकिन आप लोगों को बता दें कि जो यूनानी थे, क्वेश्चन यूनानियों पर है अगर, तो आपको याद रखना है कि यूनानियों ने इस देश का नाम जो था वो इंडिया कहा। क्या कहा था? इंडिया उन्होंने इस देश का नाम रखा था। आगे के अगर आप प्रश्नों को देखेंगे कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, अगर हम बात करें क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय रहेगा। आप विकल्प पढ़ सकते हैं: गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड। तो आप लोगों को याद रखना है, भारत के पास जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है वह राज्य गोवा है। आपको कमेंट में ये भी बताना है, आपका ये प्रश्न रहेगा कि कमेंट में ये बताइएगा कि जो भारत में गोवा राज्य है वहाँ पर कितने विधायक चुने जाते हैं, यानी विधायकों की संख्या क्या है। कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। तो इसका जवाब आप लोगों का पहला रहेगा, ए नंबर। आगे के प्रश्नों को ध्यान से देखिए। कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं? कौन सी ऐसी नदियां हैं जो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं? और ये प्रश्न का आंसर ज़्यादातर छात्रों को मालूम होगा, लेकिन काफ़ी छात्र हैं जिनको इस प्रश्न के आंसर में काफ़ी दिक्कत होती है। अब आपको चुनना है कौन सा विकल्प सही है: नर्मदा या तापी, गोदावरी या कृष्णा, गंगा या यमुना, गंगा या ब्रह्मपुत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो याद रखना है आप लोगों को, सुंदरवन का डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्माण होता है या बनता है। तो जवाब इसका डी होगा। आगे आप लोग देखिएगा, लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? इस जवाब आपको इसको देना है, लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? लाल सागर में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? आपके पास विकल्प 4 हैं, एक सही विकल्प को आपको चुनना है। कौन सा होगा? ए, बी, सी, डी में से कौन सा इसका सही चुनाव है? तो याद रखिएगा सभी छात्र कि इसका सही चुनाव अरब सागर होगा। क्या होगा? अरब सागर इसका सही चुनाव होगा। भारत में पाए जाने वाले गर्म मरुस्थल को क्या कहते हैं? जो भारत में गर्म मरुस्थल होते हैं उनको क्या बोला जाता है? कालाहारी, लद्दाख, थार या गोबी। कौन सा सही जवाब है? कमेंट में बताइएगा। तो इसमें आप लोगों को चुनना है कौन सा सही विकल्प है। समय केवल 10 सेकंड का मिलेगा आपको। याद रखिएगा, आपको सीटेट की जब ऑनलाइन परीक्षा में आप लोग शामिल होंगे 150 मिनट में 150 मिनट का समय मिलता है, लेकिन ईवीएस के पेपर को आपको 15 मिनट में हल करना होगा।
क्योंकि जैसे ही आप भाषा की परीक्षा को बैठेंगे हल करने तो आपको वहाँ पर थोड़ा समय अपना देना होगा, उसके साथ ही गणित में भी आपका समय खराब हो सकता है। तो आप लोगों को ये पूरी तरीके से आश्वस्त होकर यहाँ से जाना है कि आप इन परीक्षाओं के इन प्रश्नों पर ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। एक बात और बता दें, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे दिख रहा होगा, वीडियो को आप लोग रोकिए, उसके साथ ही चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब रेड कलर का दिख रहा होगा, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, लाइक का बटन दबाइए और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। हम लगातार जुड़े रहते हैं सीटेट से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी अपडेट के साथ। उसके साथ ही लगातार क्लासें, जितनी भी फ्री क्लास आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध हैं, मिल रही हैं लगातार बिना किसी चार्ज या शुल्क के। तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रश्न का जवाब आप लोगों ने अब तक दे दिया होगा, तो बताइए क्या जवाब होगा। बिल्कुल, अगर आप लोगों ने इस प्रश्न का विकल्प चुना है थार, तो सही विकल्प आप लोगों ने चुना है थार, इसका सही जवाब होगा यानी सी। आगे देखिए, निम्न में से किस नदी का बहाव पश्चिम की तरफ है? कौन सी ऐसी नदी है जिसका बहाव पश्चिम की तरफ होगा? लूनी नदी, नर्मदा नदी, महानदी, कावेरी नदी। बताइएगा इसका जवाब क्या होगा। सही विकल्प का चुनाव कीजिएगा। तो याद रखिएगा, जब भी बात आ जाए बहाव की और कहाँ के, पश्चिम की तरफ, तो पश्चिम की तरफ जब भी बहाव होगा तो उसमें से सही विकल्प आपको चुनना है। क्या होगा? तो बिल्कुल आप लोगों ने अगर चुना है नर्मदा, तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी नर्मदा नदी का जो बहाव है वो किस तरफ है? पश्चिम की तरफ है। आगे देखिएगा, निम्न में से किस नदी की सीमा असम राज्य से नहीं लगती? कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा असम राज्य से नहीं लगती? सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा या पश्चिम बंगाल? जवाब दीजिएगा आप लोग। ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल तो एकदम से अलग है और आपको सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा, इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा नहीं लगती असम राज्य से? तो बिल्कुल आपको याद रखना है इस बात को कि कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो एक राज्य है सिक्किम। कौन सा? सिक्किम ऐसा राज्य है जिसकी सीमा असम राज्य से नहीं लगती। इस बात को सभी लोग याद रखेंगे। क्या आप लोगों ने जवाब दे दिया है? उम्मीद है आप लोगों ने इसका जवाब दे दिया होगा। अगले प्रश्न पे चलिएगा। अब आप लोगों को इस प्रश्न का जवाब तो शायद ही किसी को ना मालूम हो, बाकी सभी को मालूम होगा। जो वर्षा है, सबसे अधिक वर्षा मौसिनराम में होती है, जानते होंगे आप लोग। और ये किस राज्य में स्थित है? मौसिनराम किस राज्य में स्थित है? असम, अरुणाचल प्रदेश, केरल या मेघालय? तो आप लोगों को ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा जवाब है, मेघालय राज्य इसका सही जवाब होगा। तो इसका जवाब जो है डी। आप लोग कमेंट में जाके बताइएगा 10 में से आप लोगों का स्कोर कितना रहा और आप लोगों ने 10 में से कितने अंक अर्जित किए। चलिए अगले प्रश्न पर। देश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, वह किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी? आपके पास है विकल्प 4 और इसका चुनाव आप लोगों को सही तरीके से करना है, क्योंकि काफ़ी लोगों को मालूम है इसके बारे में और आधे छात्र ऐसे हैं जिनको ये मालूम भी ना होगा। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश पहली महिला मुख्यमंत्री थी और वो उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री चुनी गई थी। उनका नाम था सुचेता कृपलानी। तो इसका जवाब जो बी है वो सही होगा, यानी सुचेता कृपलानी जो हैं वो थी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री। ये आखिरी प्रश्न है इस आज के सेशन का। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? आपको इसके लिए एक ट्रिक याद करना है, मित्र पर गमछा छार। ये ट्रिक आप लोगों ने शायद सुन रखी होगी, मित्र पर गमछा छार। ये ट्रिक अगर आप लोगों ने याद रखना है 2-3 बार दोहरा लीजिएगा, मित्र पर गमछा छार। तो ये 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा पूरे इस ट्रिक का। मित्र का मतलब क्या है, पर का मतलब क्या है, गमछा का मतलब क्या है और छार का मतलब क्या है। उम्मीद है आप लोगों ने इस 10 प्रश्नों में से लगभग सभी का सही जवाब दिया होगा। अगर सभी का जवाब सही आप लोगों ने दिया है तो कमेंट में जाकर एक बार ज़रूर बताइएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा इस चैनल के साथ। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।